दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए रेगुलर वीडियो सीरीज लेके आएंगे जो जेट आईसीआर बीएचयू अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्वों से संबंधित। सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है और अपने गलत होने के चांस रहते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं। तो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 है। वहाँ पे ऑप्शन क्या होते हैं एक बार देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन होते हैं 16+1, 15+1। आजकल वो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, तो स्मार्ट स्टडी यही होती है। यहाँ पर आप चूक मत जाना दोस्तों, 16+1 को सही करना है। और यदि मान लो वहाँ पे ऑप्शन हो जाए, वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन हो जाए 15+2। और यहाँ पे यदि ऑप्शन हो जाए डायरेक्टली, यदि आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पे 15, जैसे ऑप्शन हो जाए 15+1, ये तो नहीं होगा। 16+1, 16+2 नहीं होगा। ठीक है, फिर वहाँ पे अगला ही ऑप्शन हो जाए, जैसे वहाँ पे अगला ही ऑप्शन हो जाए 15+2, तो वो वाला सही हो जाएगा। तो इसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आजकल ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनने लगे हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सबसे अंतिम पोषक तत्व कौन सा है, सबसे अंतिम पोषक तत्व कौन सा है और किसने खोजा, ये पूछा जाता है। ब्रोन ने खोजा। जेट आईसीआर बीएचयू इत्यादि परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एग्जाम में आगे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि 16वां पोषक तत्व कौन सा है। 16वां पोषक तत्व है एमओ। ध्यान रखना, आवश्यकता की कसौटी किसने दी, आवश्यकता की कसौटी आर्नोन स्टाउट ने दी थी। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्नोन स्टाउट ने दी थी और इसको दोबारा रिवाइज किसने किया, तो आर्नोन ने ही किया था। आगे चलते हैं। आवश्यकता की कसौटी में इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने तीन बातें बताई। एक तो कि एक पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, एक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे ऐसा नहीं कि दूसरा वाला लाके इसकी कमी को दूर कर देगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे ताकि आपका आसानी से रिवीजन हो जाए। इसको दूसरा नहीं पूरा कर सकता, इसको वही पोषक तत्व पूरा करेगा जिसकी कमी हुई है। पौधा ये पोषक तत्व क्या करते हैं, पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या की, हमने पहले बात की, तो अब इसका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17। इसमें पहला ही आता है आधारभूत, संरचनात्मक, अखनिज। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आधारभूत की संख्या बताओ, संरचनात्मक की संख्या बताओ, अखनिज की संख्या बताओ। तो संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 3। आगे बढ़ते हैं, खनिज पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो खनिज पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं 14। कितने होते हैं, 14 होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 14 होते हैं। और अब आधारभूत, संरचनात्मक, अखनिज पोषक तत्वों की बात करें तो ये होते हैं सीएचओ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे पोषक तत्व जो वातावरण से प्राप्त होते हैं और वातावरण से प्राप्त होने वाले तत्वों को ही एक खनिज पोषक तत्व कहा जाता है, इन्हें आधारभूत, संरचनात्मक कहा जाता है। और ये पोषक तत्व होते हैं सीएचओ। कौन से होते हैं दोस्तों, सीएचओ। आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं खनिज पोषक तत्वों की ओर। तो खनिज पोषक तत्वों की बात करें तो वहाँ पे आता है, एक आता है मुख्य पोषक तत्व, एक आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के आते हैं। देखो, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि द्वितीयक जो पोषक तत्व है उन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ये नाम ध्यान रखना आप, गौण पोषक तत्व और गौण पोषक तत्वों का प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से गौण पोषक तत्व कौन सा है। तो गौण पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा आपके सामने, सी ए एम जी और एस। ये वाला सी ए एम जी और एस, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि हम इधर बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, एग्जाम में इधर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते क्या हैं। वह पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 ppm से कम आवश्यकता होती है वो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा 1 ppm से ज़्यादा की आवश्यकता होती है, वो होते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम बात कर रहे थे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में अधिकतर। ये होते हैं संख्या में 8 होते हैं, ये ध्यान रखना, संख्या में 8 होते हैं। और इनकी हम बात कर लेते हैं पूरे 8 की, तो डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ। बे फी मन, ये ट्रिक भी हो जाएगी, ये ट्रिक है आपके लिए। बे फी मन कूजन मोकलनी, आसानी से याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कन्फ्यूज़न रहता है आपके, ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर देता हूँ एग्जाम में। 1 मिनट, ये आपका कन्फ्यूज़न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आर्नोन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या पूछे तो कितनी, आर्नोन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16।
ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये यहाँ पे ध्यान देना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आर्नोन और स्टाउट के अनुसार 16। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रोन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी, तो आपको बतानी है 17। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे चलते हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी न्यूज़ देना तो मैं आपको भूल ही गया। इसके बाद में 10 ऐसे प्रश्न देने वाला हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट में करने हैं, और वो प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आगे चलते हैं, पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये इनको कौन कौन से प्राप्य रूप होते हैं। तो जो सी होता है उसका CO2, H का H2O, O का O2, H2O, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NPK का देख सकते हैं NO3, आप बोलोगे तो ये PDF भी हम अवेलेबल करवा देंगे। NPK का NO3 माइनस NH4 प्लस अमोनियम, P का होता है H2PO4, K का होता है K प्लस, CA का होता है CA+2, Mg का होता है Mg+2, S का होता है SO4-2। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये इनके उपलब्ध रूप होते हैं। और पौधों को सीधा सा एग्जाम में देखो, इसमें से पूछा कौन कौन सा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतर एग्जाम में आज तक क्या पूछेंगे, एक तो N का, एक P का, एक S का, एक B का और एक Fe का। अब देखो, अब हम ये तीनों देख लेते हैं एक बार। Fe का होता है Fe+2, B का होता है H3BO3, ये ध्यान रखना भैया, H3BO3 का बिल्कुल ध्यान रखना। इसका पूछा जाता है कि बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो इसका बोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3BO3 माइनस। ठीक है, ये भी आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखो, पौधे मुख्यतः पोषक तत्वों को किस रूप में लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे मुख्यतः पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः पोषक तत्वों को आयन के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, आयन के रूप में लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पौधे मुख्यतः पोषक तत्वों को आयन के रूप में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, धनाइन और ऋणाइन, अभी मैंने आपको ऊपर उपलब्ध रूप बताए, वहाँ पे जैसे हम H3BO3 की बात की थी, बी की बात की थी, बोरोन की, तो H3BO3 बोरिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है, तो वहाँ से वो माइनस में था, इसका मतलब वो क्या है, ऋणाइन है। धनाइन कौन से है, NKCAMgFeMnCuNiZn। बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार वापस वीडियो को देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋणाइन की बात कर लेते हैं, NO3S, H3BO3, MOClH। इसमें मेनली यही पूछा जाता है H2PO4 यानी फास्फोरस का ऋणाइन में, और बोरोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें तो धनाइन व ऋणाइन दोनों की ऐसा पोषक तत्व, आजकल एग्जाम में 1% ट्रेंड में चल रहा है कि ऐसा पोषक तत्व जो धनाइन भी है ऋणाइन भी है। तो धनाइन और ऋणाइन दोनों पोषक तत्वों की बात करें तो धनाइन और ऋणाइन होते हैं नाइट्रोजन, जो कि NH4 प्लस NO3 माइनस के रूप में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक बार। अब बढ़ते हैं आगे, लीजिएगा संयुक्त पोषक तत्व। जी बिल्कुल दोस्तों, 1% एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो, जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त पोषक तत्व कौन से होते हैं, असंयुक्त पोषक तत्व कौन से होते हैं। देखो, यहाँ पे ये पर्सन अभी थोड़े दिनों पहले जब प्री पीजी जो कि MSc के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हुआ था, वहाँ पे ये इंग्लिश में होता है वैसे, वो वहाँ पे ये पूछा गया था इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो ये तो हिंदी मीडियम का है, बट ये पर्सन इसी प्रकार का था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संयुक्त पोषक तत्व की हम बात कर लेते हैं। संयुक्त पोषक तत्व होते हैं, संयुक्त पोषक तत्व होते हैं NPSBMO। ध्यान कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको। संयुक्त पोषक तत्व KCAMgMnZnClNiCuFe। मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन समझिएगा। ये वीडियो सीरीज आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आपने यदि अभी तक अच्छे से नोट्स बना लिए, तैयारी कर ली अपनी, तो ये वीडियो रोज़ देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम आपको टारगेट भी देंगे, डेली वाइज हम आपको टारगेट देते रहेंगे, 10% देते रहेंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। KCAMgMnZnClNiCuFe। मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा, KCAMgMnZnClNiCuFe। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये पूरा पौधा, और इस पौधे से हम पोषक तत्वों को अच्छे से समझ लेंगे, और यहाँ से पर्सन बाहर जाने वाला है नहीं। तो हम पर्सन को पकड़ लेते हैं अच्छे से एक बार। देखो, इसको पौधे को अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, जूम कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये पौधे में नीचे जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो लक्षण दिखाई देते हैं
किसके लक्षण दिखाई देते हैं? NPK, MG और MO। ध्यान कर लो दोस्तों, अच्छे से याद कर लो, एक बार आंखें बंद करके बोलो NPK, MG, MO। पौधे की निचली पत्तियों पे, यानी पौधे की जो पुरानी पत्तियां, पौधे की निचली पत्तियां, एक ही बात होती है, देखो पुरानी वही तो होगी ना, नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली पत्तियां ही तो पुरानी होगी। तो नीचे वाली पत्तियों या पुरानी पत्तियों पर लक्षण किसके दिखाई देते हैं? एक बार जल्दी से आंखें बंद करके बोलो NPK, MG, MO। याद हो जाएगा दोस्तों, एक बार वापस बोलो NPK, MG, MO। आगे बढ़ते हैं, मध्यम पत्तियां। मध्यम पत्तियों पे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं जिंक के, यानी कि मध्यम पत्तियों पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो जिंक के। एक बार आंखें बंद करके बोलो कि मध्यम पत्तियों पर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आती है तीसरी बात, तो तीसरी बात में आती है नई पत्तियां। नई पत्तियों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है SFE-MnCO। दोस्तों, नई पौधे की नई पत्तियों पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो पौधे की नई पत्तियों पर SFE-MnCO के लक्षण दिखाई देते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे के शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, CA और B। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कमी के लक्षण की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी कि पुरानी जो पत्तियां NPK, MG, MO, नई पत्तियां SFE-MnCO, मध्यम पे ZN का, शीर्ष पे CA और B का रहेगा। देखो, अंत्य सिरा हरिमाहीनता के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न बनेगा, गलत होने के बहुत चांस है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखो, अंत्यशिरा हरिमाहीनता के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व पूछे, यदि तीनों ऑप्शन में हो तो तीनों को राइट करना, उपरोक्त सभी करना है। यदि FE हो, MN हो, MG हो, 14 कुछ और ही ऑप्शन हो, तो आपको MN करना है। घबराना नहीं है, MN करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। पौधों में अत्यधिक चालक पोषक तत्व पूछे तो NPK, MG और MO। पौधों में अत्यधिक चालक, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वह पोषक तत्व जो पौधे की निचली पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में लक्षण प्रकट करते हैं वो पौधों में अत्यधिक चालक होते हैं। सीधी सी बात है। पौधों में अचालक जो कि पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं, शीर्ष भाग में लक्षण प्रकट करते हैं, वो होते हैं CA और B। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये शीर्ष भाग में होते हैं, और यही क्या होते हैं? पौधों में अचालक भी होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, पौधों में मध्यम चालक, मध्यम भाग में कौन सा था? जिंक था, तो जिंक हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अब इनका मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आपके लिए। मर्दा में अत्यधिक चालक की बात कर लेते हैं, तो नसीब कल, NSBCl, नसीब कल, ये नसीब कल हो जाएगा ना, ने से हो जाएगा N, C से हो जाएगा S, बे से हो जाएगा B, कल से हो जाएगा Cl। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी बहुत काम आएगी। और पौधों, मर्दा में है, ध्यान देना, मर्दा में है पौधों की तो हमने पहले बात कर ली। अब आता है मर्दा में मध्यम चालक, नक्कू का मजा। ट्रिक देखो अपनी, नक्कू का मजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्कू का मजा, ने यानी N, कू यानी CU, का यानी CA, मजा यानी MG, ठीक है, मजा MG, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मर्दा में अचालक पोषक तत्वों की बात करते हैं, PZNFE, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना मेरे दोस्तों, बहुत आपके काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो, ऐसा पोषक तत्व जो पौधों में अत्यधिक चालक परंतु मृदा में अचालक होता है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा पोषक तत्व जो पौधों में तो चालक होता है, यानी कि पौधा प्लांट में चालू होता है, ध्यान दीजिएगा, मृदा में अचालक, यानी कि रेत में, मृदा में, सॉइल में अचालक होता है, तो वो होता है फास्फोरस। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अभी बात की थी ना PZNFE। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आगे अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न, कपास के फल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो कपास के फल को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा, कपास के फल को बोल कहा जाता है, जिसे डोडी भी कहा, हिंदी में क्या कहते हैं भैया? डोडी कहते हैं, ध्यान रखना, जय महाकाल की। ठीक है, कपास के फल को क्या कहते हैं? बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, रोज 10 प्रश्न लेके आऊँगा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे भैया। फाइलोडी बीमारी कौन सी फसल में होती है? प्रश्न पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया, मुझे विश्वास है प्रश्न पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? तिल। ध्यान रखना, तिल। ठीक है, तिल में फाइलोडी बीमारी होती है और ये बहुत ही भयानक बीमारी है एक तरह से।
जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसी तरह से हम आपके लिए लाइव प्रश्न लेके आते हैं। उकटा रोग मुख्यतः किस फसल में होता है? तो उकटा रोग जो होता है वो आपका कौन सी फसल में होता है? चना में होता है। देखो, एक बार क्या हुआ कि जेठ 2011 की बात है। वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि उकटा रोग किस फसल में होता है। वहाँ पे गन्ना भी ऑप्शन में था, और उसी टाइम मैंने खुद ने देखा कि वहाँ पे गन्ना और ये चना, इन दोनों को सही माना गया था, जो कि आपको ध्यान देना है। देखो, इनके आंसर तो मैं बता रहा हूँ, पर आपको ऐसे पर्सन अभी और वो भी दूंगा जो जिनके आंसर केवल और केवल आपको देने होंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को लाइव है तो पूरा देखिएगा, ठीक है। उकटा रोग मुख्यतः किस फसल में होता है? तो चना में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पे सूरजमुखी आएगा भैया। क्या आएगा? सूरजमुखी। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 वसीय अम्ल किस फसल के तेल में अधिक पाया जाता है? इसका आंसर आप देना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। मैं देखता हूँ कितनों का सही होता है, ठीक है। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तोते मुख्यतः, इसका भी आंसर कमेंट, तोते मुख्यतः किस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुसुम में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा होती है। कुसुम में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा होती है। कुसुम में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा, इस प्रश्न का आंसर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, कुसुम में लिनोलेइक अम्ल की मात्रा 78% होती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर कमेंट बॉक्स में देगा वो वास्तव में उनकी सीरियस तैयारी है, क्योंकि कमेंट रुकने नहीं चाहिए इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बीच में PDF बैक हो गया था, उसके लिए सॉरी। अमेरिकन कपास की बीज दर होती है। ये देखो, आराम से देखो इस पर्सन को, इस पर्सन का आंसर जो देगा वो वास्तव में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत शानदार है। इस पर्सन का आंसर मैं जानकर नहीं दे रहा, तो आपको ये देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10% कंप्लीट होने वाले हैं। जेई की बीज दर बता दीजिए। जेई की बीज दर, ये भी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ईजी पर बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर्सन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आगे बढ़ते हैं। बरसीम का उत्पत्ति स्थान इजिप्ट। देखो, नहीं, इस पर्सन का आंसर भी आप क्या दोगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये वीडियो हम आपके लिए रोज़ डेली अब सीरीज़ लेके आने वाले हैं, क्योंकि कई लड़के ऐसे हैं जो रोज़ रोज़ कमेंट करते हैं कि सर हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, तो हमारे रिवीजन के लिए कुछ क्लासेस लगा दो। अभी वैसे कोरोना चल रहा है, आप भी घर में रहिएगा, आराम से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।